गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। चलिए आज की क्लासेस हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए जो आज की जो क्लासेस है, अगर हम आज की क्लासेस में बात करें तो अपनी जो क्लास है वो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस के बारे में है। और इसके प्रीवियस लेक्चर में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के सेकंड लेक्चर में हम सभी लोगों ने कुछ चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के बारे में स्टडी किया था कि चार्जिंग और डिस्चार्जिंग प्रोसेस क्या होता है और चार्जिंग और डिस्चार्जिंग कंडीशन में एनोड और कैथोड का चार्ज क्या होता है। जैसा कि हमने आप सभी लोगों को बताया था कि जब भी एनोड और कैथोड का चार्ज पूछा जाए तो आप उसे कहेंगे कि किस कंडीशन में हम चार्ज बताएं, चार्जिंग कि डिस्चार्जिंग। और तमाम ऐसे इलेक्ट्रोलिसिस के रिएक्शन वगैरह थे जो हमने आपको उस समय वहाँ पढ़ा दिए थे कि इलेक्ट्रोलिसिस के क्या क्या रिएक्शंस वगैरह हैं। ठीक है, अब अगला जो अपना जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस के बारे में कि इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस क्या होता है। देखिए, अगर हम इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस के बारे में बात करें तो सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो है रेजिस्टेंस, जो कि रेजिस्टेंस को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं आर से। और रेजिस्टेंस एक ऐसी प्रॉपर्टी है मेटलिक एंड इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टर की जो अपोज करता है फ्लो ऑफ करंट होने से, मतलब करंट के फ्लो होने से। कोई बोलता है कि रेजिस्टेंस क्या है तो आप कहेंगे कि सर एक ऐसी प्रॉपर्टी मेटलिक और इलेक्ट्रोलिटिक की जो करंट को फ्लो करने में अपोज करता है उसे रेजिस्टेंस बोला जाता है। और जैसा कि हम लोगों को पता है कि जो रेजिस्टेंस होता है उसको हम लोग ओम लॉ की मदद से आर इक्वल टू क्या बोलते हैं बेटा, वी बाई आई। आर इक्वल टू क्या बोलते हैं, वी बाई आई। और जिसमें आर को एक्सप्रेस किया जाता है ओम से, तो रेजिस्टेंस का जो यूनिट होता है वो ओम होता है। और ये जो आज का लेक्चर है ना, ये आज का लेक्चर एक टोटली न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस या थ्योरीज या जो भी आप बोलें, एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने का आज सबसे पहला लेक्चर है। यहीं से इसकी न्यूमेरिकल की स्टार्टिंग होती है। तो रेजिस्टेंस को हम आर इक्वल टू वी बाई आई और इसको एक्सप्रेस करते हैं ओम से। तो रेजिस्टेंस जो होता है वो वी बाई आई होता है। लेकिन वही जब नज़र हमारा कंडक्टेंस पे पड़ता है कि कंडक्टेंस क्या होता है, तो कंडक्टेंस को जी से रिप्रेजेंट किया जाता है। और कंडक्टेंस होता क्या है, एक ऐसी प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू जो फेवर करता है करंट को फ्लो होने में। रेजिस्टेंस अपोज करता है और कंडक्टेंस सपोर्ट करता है कि भैया तुम करंट फ्लो हो, मैं तुम्हारा सपोर्ट करता हूँ। तो इसका मतलब शायद समझ में आ गया होगा कि कहीं ना कहीं कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का उल्टा है। रेजिस्टेंस अपोज कर रहा है लेकिन कंडक्टेंस सपोर्ट कर रहा है कि भैया तुम्हें करंट फ्लो होना है। इसी वजह से जो कंडक्टेंस होता है वो रेसिप्रोकल के रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल के बराबर होता है। मतलब जी इक्वल टू क्या बेटा, 1/r। और जी है क्या, दिस इज द कंडक्टेंस, और आर है क्या, रेजिस्टेंस। और कोई बोलता है कि कंडक्टेंस का यूनिट क्या होगा, तो जैसा आपकी पता है कि रेजिस्टेंस का उल्टा होता है, तो जो रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम, इसी का उल्टा यूनिट होगा कंडक्टेंस। तो ओम का उल्टा क्या होगा, मोह। आगे समझ में, इसीलिए कंडक्टेंस का यूनिट होता है मोह, क्योंकि ओम का उल्टा होता है कंडक्टेंस, क्योंकि रेसिप्रोकल होता है। तो यूनिट इसका क्या क्या होगा, मोह, ओम इनवर्स और साइमन इनवर्स। ओम इनवर्स, मोह और साइमन्स, ये आपका कंडक्टेंस का यूनिट होता है। लेकिन देखिएगा, याद रखिएगा कि ये जो आज का लेक्चर है इसमें जितने भी हम फॉर्मूले आपको बताएंगे इसमें इसके यूनिट याद रखिएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन में या किसी भी कंपटीशन एग्जामिनेशन में जब भी इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसके यूनिट से ये बहुत देखा जाता है, यूनिट का वेरिएशन बड़ा ज़्यादा आता है। जिस बच्चे को ये नहीं पता रहेगा कि यूनिट किसका क्या होता है तब तक इसके न्यूमेरिकल नहीं लग सकते, क्योंकि ये एक ऐसा फॉर्मेट है जिसमें सिर्फ वैल्यू पुट करना नहीं रहता है, उसको समझना भी रहता है कि इसमें कौन सी वैल्यू किसकी दी हुई है। इसलिए यूनिट पे सबसे ज़्यादा फोकस करिएगा। तो रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम, और कंडक्टेंस जो जी होता है उसका यूनिट होता है मोह, ओम इनवर्स और साइमन्स। ये कंडक्टेंस होता है।
अब अगर हम आगे बढ़ें तो अगला जो टर्म है जिसका नाम है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, जिसको हम लोग रजिस्टिविटी के नाम से भी बोला जाता है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी का मतलब क्या होता है ये आपको मैं समझा देता हूँ। जैसा कि आपको पता है कि जो रेजिस्टेंस होता है बेटा वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है, और जो रेजिस्टेंस होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है एरिया के। अगर आप दोनों मिला दें तो आर प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, एल बाई ए हो जाएगा। जब आर प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए हो जाएगा तो प्रोपोर्शनल जब हटेगा तो एक कांस्टेंट आता है जिसका नाम होता है रेजिस्टिविटी। ये जो रो है यही आपका रेजिस्टिविटी है और यही आपका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। एग्ज़ाम में रेजिस्टिविटी भी बोल सकता है, इस एग्ज़ाम में स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोल सकता है, लेकिन जनरली याद रखिएगा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के नाम से इसका क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे जो रो है ये आपका रेजिस्टिविटी है। तो फॉर्मूला क्या तैयार होगा, आर इक्वल टू रो एल बाई ए। आर रेजिस्टेंस, रो आपका रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, एल है लेंथ और ए है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला तैयार होगा, जो हमारा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला तैयार होगा वो क्या होगा, रो इक्वल टू आर ए बाई एल। और ये जो रो है वो रेजिस्टिविटी है। जितने भी फाउंडेशन बैच के ये लड़के देख रहे हैं, आई मीन 12th इस समय गए हैं, उनके एग्ज़ाम में ये 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ रेजिस्टिविटी या व्हाट इज़ द मीन ऑफ रेजिस्टिविटी। इसका डेफिनेशन, इसका मतलब क्या होता है। तो अगर एग्ज़ाम में कभी भी इसका डेफिनेशन वगैरह पूछा जाता है तो इसका डेफिनेशन कैसे समझाएंगे। या कभी कभी एग्ज़ाम में ऐसे भी पूछा जाता है कि अगर लेंथ 1 सेंटीमीटर है, इट मीन्स लेंथ 1 सेंटीमीटर है और एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा या इसका डेफिनेशन क्या सेट करेंगे। तो अगर लेंथ 1 सेंटीमीटर है और एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगा, आर के बराबर हो जाएगा, क्योंकि एरिया भी 1 और लेंथ भी 1। बात समझे, तो रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगा, आर के बराबर हो जाएगा। लेकिन वॉल्यूम, आपको पता है कि वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है बेटा, एरिया इनटू लेंथ। एरिया कितना है बेटा, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और लेंथ कितना है, 1 सेंटीमीटर। सॉल्व करिएगा तो क्या जाएगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना होगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब होगा। ठीक है, अभी हाल ही में क्वेश्चन आया हुआ था कि अगर लेंथ 1 सेंटीमीटर है और एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, देन व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ रेजिस्टिविटी फॉर द 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन। मतलब अगर लेंथ भी 1 सेंटीमीटर है, एरिया भी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो जो वॉल्यूम होगा वो 1 सेंटीमीटर क्यूब होगा सॉल्यूशन का। तो उसका डेफिनेशन क्या होगा, आप डेफिनेशन देख लीजिए, नीचे लिखा हुआ है, देयरफॉर resistance offered by 1 centimeter cube electrolyte solution is known as resistivity। इसका क्या मतलब हुआ कि कौन सा ऐसा केस है जहां रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी आपस में बराबर हो सकते हैं, तो वो है 1 सेंटीमीटर क्यूब इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। अगर किसी भी सॉल्यूशन का वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब है, बात समझिएगा, अगर किसी भी सॉल्यूशन का वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब है और ये 1 सेंटीमीटर क्यूब कहाँ से आया है, जहाँ लेंथ 1 सेंटीमीटर और एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, तो वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, क्योंकि लेंथ इंटू एरिया। तो जिस सॉल्यूशन का वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब होगा जिसमें आप इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे, चाहे एसिड चाहे बेस या साल्ट, तो जिस सॉल्यूशन का वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब होगा जिसमें इलेक्ट्रोलाइट होगा, उसमें जो रेजिस्टिविटी होगा वो रेजिस्टेंस के बराबर होगा। कोई भी कहता है कि रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस के कब बराबर होगा, ये तो दो अलग अलग चीज़ है, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। लेकिन इक्वल कब होंगे, तो आप कहेंगे सर इक्वल तब होंगे जब लेंथ 1 सेंटीमीटर हो और एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, और उस केस में वॉल्यूम जो होता है वो 1 सेंटीमीटर क्यूब आ जाता है। तो किसी भी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में अगर वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब है तो रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पे यही बोला है कि देयरफॉर रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय 1 सेंटीमीटर क्यूब इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज नोन एज रेजिस्टिविटी। एक रेजिस्टिविटी का डेफिनेशन भी हो गया और आपस में बराबर कब होंगे ये भी पता चल गया। अब क्वेश्चन ये स्टार्ट होता है बेटा कि इसका यूनिट क्या होता है रेजिस्टिविटी का। और मैं आप सभी लोगों से एक ही चीज़ बार बार कह रहा हूँ कि फॉर्मूला नज़र रखिए, लेकिन साथ में इसके यूनिट भी याद रखिए।
अगर यूनिट याद नहीं रहेगा तो सिर्फ आप एक दो क्वेश्चन या आसान आसान क्वेश्चन पे आप काम कर सकते हैं, लेकिन जहाँ क्वेश्चन का एक एनसीईआरटी हुआ, चाहे जहाँ क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा वहाँ आप मार खा जाएंगे। इसीलिए यूनिट याद रखिए। जो रेजिस्टेंस मतलब जो रजिस्टिविटी होता है या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है उसका यूनिट होता है ओम सेंटीमीटर। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि बेटा यूनिट सिर्फ ओम सेंटीमीटर ही हो, हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का और भी यूनिट बना सकते हैं खुद से। जैसे पहला ओम सेंटीमीटर हो सकता है, ओम सेंटीमीटर हो सकता है, दूसरा ओम मीटर हो सकता है, थर्ड अगर हम बनाना चाहें ओम सेंटीमीटर हो गया, ओम मीटर हो गया, या मोहो इनवर्स सेंटीमीटर हो सकता है, चौथा मोहो इनवर्स मीटर हो सकता है, पांचवा साइमन इनवर्स सेंटीमीटर हो सकता है, और छठवां साइमन इनवर्स मीटर हो सकता है। सोचिए रजिस्टिविटी का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का 6 यूनिट, ओम सेंटीमीटर, ओम मीटर, मोहो इनवर्स सेंटीमीटर, मोहो इनवर्स मीटर, साइमन इनवर्स सेंटीमीटर, साइमन इनवर्स मीटर। और इसमें जो समझदार बच्चे होंगे या जो लेक्चर को बहुत अच्छे से वॉच कर रहे होंगे उनको शायद समझ में आ गया होगा कि ये यूनिट खुद से बनाया जा सकता है। भैया कैसे? जो ओम सेंटीमीटर है वो आपका ओम मीटर भी हो सकता है, बस कन्वर्जन तो है ना सेंटीमीटर से मीटर। अच्छा, जो ओम होता है वो मोहो का इन्वर्स होता है, तो ओम सेंटीमीटर अगर मोहो में बनाना चाहेंगे तो ओम का उल्टा क्या होता है? मोहो, तो मोहो इन्वर्स सेंटीमीटर। बात समझे यहाँ पे? और वो ओम का उल्टा साइमन भी होता है, तो साइमन इन्वर्स सेंटीमीटर, बस सेंटीमीटर की जगह मीटर मीटर भी बना के आप यूनिट बता सकते हैं। मैं आपको ऐसा क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि बेटा बहुत पहले ये सब क्वेश्चन आता था, जो एक डिसाइडेड यूनिट होता था वही बच्चे सॉल्व करते थे। लेकिन जो नए पैटर्न के क्वेश्चन बन रहे हैं या जो आपके अब तो एमसीक्यू क्वेश्चन तैयार होने लगे हैं, तो एमसीक्यू क्वेश्चन में ज़रूरी थोड़ी नहीं कि एक ही यूनिट बार बार पूछे। रजिस्टिविटी के 4 यूनिट दे देंगे 4 ऑप्शन में, वो हो सकता है कि यूनिट को चेंज करके आपसे ऑप्शन पूछ ले कि कौन सा करेक्ट होगा। इसलिए जितनी पॉसिबिलिटी है यूनिट की सब पढ़िए, हो सकता है कोई आ जाए। तो इसलिए रजिस्टिविटी की यूनिट होती है ओम सेंटीमीटर, ओम मीटर, मोहो इनवर्स सेंटीमीटर या मोहो इनवर्स मीटर, या साइमन इनवर्स सेंटीमीटर और साइमन इनवर्स मीटर। आप सभी लोग अपने फाइनल नोट्स में इसको ज़रूर नोट करिएगा, ताकि आप सभी लोगों को लास्ट टाइम जब पढ़ेंगे तो सारा यूनिट आपके साथ में हो। ओके, अब अगर हम आगे बढ़े तो ये रजिस्टिविटी भी हम सभी लोगों को फाइनली यहाँ तक समझ में आ गया। तो स्पेसिफिक रजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस क्या होता है, स्पेसिफिक रजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है, यह हम सभी लोगों को समझ में आ गया है। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन के लिए हम लोग सब लोग तैयार भी हो गए कि किस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को लगाया जाता है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम आगे बढ़े तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कंडक्टर्स, या आपका सिंपल सा स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी के नाम से बोला जाता है। कंडक्टर्स तो पढ़ाई दिए हमने आपको पीछे, जी से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम बात करें स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी, जिस तरीके से स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है या रजिस्टिविटी होता है, उसी तरीके से स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी होता है। ये जो कंडक्टिविटी होता है ना बेटा, इसको हम के से रिप्रेजेंट करते हैं, और इस के का नाम होता है कप्पा। इसको हम लोग सिंपली कप्पा बोलते हैं। आगे समझ में? इसको कप्पा बोलते हैं। ये जो के का जो सिंबल है ये कप्पा है। और जो कप्पा होता है मतलब जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस होता है या जो कंडक्टिविटी होता है, ये रजिस्टिविटी का उल्टा होता है, ये रजिस्टिविटी का रिवर्स होता है। रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस होता है, लेकिन रजिस्टिविटी का उल्टा कंडक्टिविटी होता है। ये याद रखोगे। फिर से बता देते, रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस होता है और रजिस्टिविटी का उल्टा कंडक्टिविटी होता है। ओके, ऐसे हम लोग इसको क्लियर आउट कर सकते हैं, और ऐसे इसको हम समझ सकते हैं कि किसका क्या रेसिप्रोकल होता है। तो रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस और रजिस्टिविटी का उल्टा कंडक्टिविटी, जिसको कप्पा से रिप्रेजेंट किया जाता है, और यही कंडक्टिविटी कहलाता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस। अब यहाँ से एक सिंपल सा एक फार्मूला भी तैयार हो जाता है, और वो फार्मूला हम आप सभी लोगों को एक चीज़ बता देते हैं। देखिए, अगर हम उस फार्मूले में अगर हम आगे बढ़ें, ठीक है, तो इसमें एक चीज़ और आप देख सकते हैं
कि R इक्वल टू, आप लोगों ने एक फार्मूला देखा यहाँ पे, R इक्वल टू रो L बाई ए, या तो आप सब लोग जानते हैं। जैसा कि हमने बताया कि R को हम किसका उल्टा कर सकते हैं, R का उल्टा क्या होता है, R का उल्टा अगर हमें करना पड़ेगा, या ऐसे भी आप कर सकते हैं, R इक्वल टू रो L बाई ए। इसी फार्मूले को आप ऐसा भी तो लिख सकते हैं, 1 बाई रो इक्वल टू 1 बाई R L बाई ए। ये फार्मूला कहाँ से आया, ये जो रो है उसको इधर भेज दीजिए नीचे, और ये जो आ रहा है इसको इधर भेज दीजिए नीचे, तो 1 बाई रो इक्वल टू 1 बाई R इंटू L बाई ए। ये समझ गए होंगे ये फार्मूला कहाँ से आता है। अब आप सभी लोग बताइए, ये रजिस्टिविटी है, तो 1 बाई रजिस्टिविटी इक्वल टू क्या होता है, कप्पा, ये आपको पता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, कप्पा, और ये कप्पा है क्या, कंडक्टेंस की कंडक्टिविटी, क्योंकि के को रिप्रेजेंट करते हैं कंडक्टिविटी से या स्पेसिफिक कंडक्टेंस से, जो रजिस्टिविटी का उल्टा होता है। और ये जो 1 बाई आर है, तो 1 बाई आर रजिस्टेंस का उल्टा क्या होता है, कंडक्टेंस, जी इक्वल टू 1 बाई आर। तो यहाँ पे 1 बाई आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी। लेकिन ये जो L बाई ए होता है ना बेटा, ये L बाई ए, ये आप जो देख रहे हैं, ये L बाई ए कहलाता है सेल कांस्टेंट। इस L बाई ए मतलब लेंथ और एरिया के रेशियो को कहा जाता है सेल कांस्टेंट, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं जी स्टार से। तो L बाई ए क्या है, इट इज़ अ सेल कांस्टेंट, जिसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जी स्टार से। इसको नोट में ज़रूर कर लीजिएगा कि जी स्टार क्या होता है, सेल कांस्टेंट होता है, जिसको लेंथ अपॉन एरिया के नाम से बोला जाता है। आ गया समझ में। तो यहाँ से एक फार्मूला सेट हो जाता है कि K इक्वल टू जी इंटू जी स्टार, K इक्वल टू जी इंटू जी स्टार। K क्या है, कंडक्टिविटी, जो रजिस्टिविटी का उल्टा होता है। G क्या है, कंडक्टेंस, जो रेजिस्टेंस का उल्टा होता है। और G स्टार क्या है, सेल कांस्टेंट, जो L बाई ए होता है। अगर एग्ज़ाम में कभी भी आपसे कहे कि सेल कांस्टेंट निकालिए, मतलब जी स्टार निकालिए, तो कैसे निकालेंगे, यही फार्मूला लगा दीजिएगा, K इक्वल टू जी इंटू जी स्टार। K क्या है, कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस, और G क्या है, G आपका कंडक्टेंस है नॉर्मल, और आपको जी स्टार निकालना रहेगा। मतलब कभी भी सेल कांस्टेंट निकालना है तो आप समझ जाएंगे कि यही फार्मूला लगाना है, K इक्वल टू जी इंटू जी स्टार। अब इसमें आपके ऊपर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या देगा, आप क्या कैसे लगाते हैं। अगर आपको रजिस्टिविटी दे देता है और सेल कांस्टेंट पूछता है तो आप K को 1 बाई रो लिख दीजिएगा, या आपको रेजिस्टेंस दे दिया है, सेल कांस्टेंट पूछता है तो G को 1 बाई आर लिख दीजिएगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे क्वेश्चन वो पूछेगा और कैसे आप उसको सॉल्व आउट करेंगे, कितनी अच्छे तरीके से सिंप्लीफाई करके सॉल्व करेंगे। तो जब भी सेल कांस्टेंट अगर निकालना है तो आप उसको G स्टार की मदद से निकाल सकते हैं, और इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर सकते हैं, राइट ना। तो G स्टार आपका सिंपली एक सेल कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो G स्टार इज अ सेल कांस्टेंट। तो इस तरीके से हम समझ गए K इक्वल टू जी इंटू जी स्टार। अच्छा, अब एक क्वेश्चन आया कि यूनिट क्या होता है कप्पा का, यूनिट क्या होता है कंडक्टिविटी का। अगर कंडक्टिविटी का यूनिट की बात करें तो इसका यूनिट होता है, जैसा कि आपको पता है कि हम इसका भी यूनिट बता सकते हैं, ये रेजिस्टेंस के यूनिट के रिवर्स होता है। तो रेजिस्टिविटी का जो यूनिट होता है ये रेजिस्टिविटी के यूनिट के उल्टा होता है। तो रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या होता है, अभी हमने बताया था ओम सेंटीमीटर। तो कंडक्टिविटी का यूनिट क्या होगा, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, क्योंकि दोनों का उल्टा हो जाएगा। या क्या हो सकता है, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, या क्या हो सकता है, मोहो सेंटीमीटर इनवर्स। और इसी का जस्ट हम उल्टा अगर कर दें तो आप सबका यूनिट बता सकते हैं। ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, मोहो सेंटीमीटर इनवर्स, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिसको सॉल्व करके आप इसको बता सकते हो, ठीक है ना। तो ये आपका एक यूनिट हो गया किसका, कंडक्टिविटी का। बात समझे, K इक्वल टू 1 बाई रो। तो ये यूनिट सब लोग याद रखोगे, अपने नोट में लिख लो सब लोग। और कोई एग्ज़ाम में कहता है कि भैया डेफिनेशन बताओ कंडक्टिविटी का, तो वही फार्मूला, कंडक्टिविटी का डेफिनेशन क्या होगा, शायद समझ में आ गया होगा। लेंथ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, एरिया इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर का क्यूब। तो आपका डेफिनेशन देख लीजिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है, यही डेफिनेशन होगा कंडक्टिविटी का। क्या डेफिनेशन है, कंडक्टिविटी ऑफ ए सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द कंडक्टेंस ऑफर्ड बाई 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। बस आप शायद समझ गए होंगे कि यहाँ पे डेफिनेशन उसी तरीके से है जो रेजिस्टिविटी का डेफिनेशन था,
वहाँ पर भी 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम था, यहाँ पर भी 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है। और इस तरीके से आप डेफिनेशन को तैयार कर सकते हैं, ठीक है ना। तो किसी भी सॉल्यूशन की जो कंडक्टिविटी होती है वो कैसे डिफाइंड होती है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन का जितना कंडक्टेंस ऑफर होता है वही उसकी कंडक्टिविटी होती है। आगे समझ में, इस तरीके से हम क्लियर कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हम लोग तैयार रहेंगे और ऐसे क्वेश्चन के लिए यूनिट याद रखेंगे, और ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी यही इसका फाइनली यूनिट होगा, ठीक है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस का भी और उसके कंडक्टिविटी का, ठीक है। अब उसी तरीके से हम और भी सारी चीज़ें क्लियर कर सकते हैं और भी चीज़ें हम लोग बात कर सकते हैं। जैसे कुछ चीज़ें ऐसे हैं कि जो हम लोग इसको बात कर सकते हैं, ठीक है। और यूनिट भी देख सकते हैं, यूनिट का क्या है, क्या 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 सिस्टम है, ओम यूनिवर्स, सेंटीमीटर यूनिवर्स, और ऐसे साइमन सेंटीमीटर यूनिवर्स, मोहो सेंटीमीटर यूनिवर्स, ये सारे यूनिट जो है वो कंडक्टिविटी के यूनिट्स हैं। इट मीन्स स्पेसिफिक कंडक्टेंस के यूनिट है। आगे समझ में। और कोई बोलेगा कि ये जी स्टार क्या है, ये जी स्टार का फार्मूला कहाँ से सेट किया, तो आप बोल दीजिएगा कि जी स्टार आपका क्या है बेटा, सेल कांस्टेंट। अभी आगे मैं बताऊंगा भी, जी स्टार सेल कांस्टेंट है L/A। और कोई बोलेगा सेल कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा, तो कह देना सेंटीमीटर इनवर्स। और कैसे यूनिट आया, लेंथ का होता है सेंटीमीटर और एरिया का सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको पता है 1 सेंटीमीटर सेंटीमीटर कटेगा तो सेंटीमीटर इनवर्स आएगा। तो ये सेल कांस्टेंट का एक यूनिट हो गया फाइनली, ठीक है। ऐसे हमने इन्हें क्लियर कर लिया। चलिए, यूनिट भी आप सबको पता चल गया और इस तरीके से आप देख लिए। चलिए देखिए, ये सेल कांस्टेंट का एक फार्मूला जो हमने आपको कहा था, सेल कांस्टेंट को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, L/A, जो जी स्टार से यूनिट किया जाता है, और इसका यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। तो इसका फार्मूला क्या होगा, यही एक फार्मूला याद रखिएगा, K = G स्टार, यही फार्मूला याद रखिएगा बस, K = G स्टार। जब किसी भी क्वेश्चन में सेल कांस्टेंट निकालने के लिए बोले तो आप इस जी स्टार की वैल्यू निकाल लीजिएगा। जब क्वेश्चन में सेल कांस्टेंट अगर बोलेगा तो आप जी स्टार की वैल्यू निकाल लीजिएगा, ठीक है। K = G स्टार, समझ रहे हो। K क्या है, बोल दीजिए, K क्या है, K है आपका कंडक्टिविटी, जो रजिस्टिविटी का उल्टा होता है, और G क्या है, कंडक्टेंस, जो रेजिस्टेंस का उल्टा होता है। कोई भी चीज़ क्वेश्चन पूछता है, आप इसी के रिलेटिव क्वेश्चन निकाल सकते हैं। अगर आपको रेजिस्टेंस दे के सेल कांस्टेंट पूछता है तो आप क्या करेंगे, जी की जगह पे 1/R रख दीजिएगा। अगर आपको रजिस्टिविटी दे के सेल कांस्टेंट पूछता है तो के की जगह पे 1/ρ रख दीजिएगा। मतलब कुछ भी करेंगे हम इसी फार्मूले के रिलेटेड करेंगे, इसके दाएं बाएं हम नहीं जाएंगे, समझ रहे हो। तो ये फार्मूला हम लोगों का सेल कांस्टेंट, यहाँ तक फाइनली हम लोग को समझ में आ गया कि सेल कांस्टेंट कैसे निकालते हैं। और एक चीज़ सब लोग याद रखिएगा, ये क्वेश्चन CBSE बोर्ड में आ चुका है और कहीं ना कहीं ये पूछा था क्वेश्चन कि सेल कांस्टेंट जो होता है ये किस किस बातों पे डिपेंड करता है, मतलब व्हाट इज़ द फैक्टर ऑफ द सेल कांस्टेंट। अगर सेल कांस्टेंट के फैक्टर की बात करें तो याद रखिएगा कि फॉर सेम सेल के लिए इसकी वैल्यू जो होती है सेम होती है, और ये कभी भी कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे नहीं डिपेंड करता है। इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन कैसा भी हो, उसका सेल कांस्टेंट कभी नहीं डिपेंड करता है। कोई बोलेगा कि इस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन इतना है, उस सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन इतना है इलेक्ट्रोलाइट का, तो आप कहेंगे कितना भी कोई कंसंट्रेशन हो इलेक्ट्रोलाइट का, उस पर सेल कांस्टेंट डिपेंड नहीं करता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये कि सेम सेल, अगर सेल सेम है, दोनों रॉड जिंक का है, दोनों रॉड कॉपर का है, तो उसका सेल कांस्टेंट भी सेम ही होगा, अलग तो हो नहीं सकता है। और कभी भी कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे सेल कांस्टेंट डिपेंड नहीं करता है, ये सभी लोग याद रखेंगे। कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे सेल कांस्टेंट कभी नहीं डिपेंड करता है। आ रहा समझ में सबको। तो ऐसे हम लोग क्लियर कर लिए और ये हम लोगों को सेल कांस्टेंट भी अच्छे से समझ में आ गया। अब इसके बाद हम लोग आगे के टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन पहले ये सारे टॉपिक को आप एक बार क्लियर कर लीजिए। एक बार रिवाइज करा देते हैं आप लोग को हम। सबसे पहला जो टॉपिक आया इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर में से, मतलब सबसे पहला टॉपिक रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है, R=V/I। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम। उसके बाद कंडक्टेंस आया, कंडक्टेंस को G से रिप्रेजेंट करते हैं और G= होता है 1/R। और कंडक्टेंस का यूनिट क्या होता है, मोहो, ओम इनवर्स, साइमन, ये कंडक्टेंस होता है। और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी ये आपको रो से बोला जाता है। और R= होता है ρL/A, तो ρ= क्या हो जाएगा, RA/L। ये आपका रो का फार्मूला। और रो का यूनिट क्या होता है, ओम सेंटीमीटर, ओम मीटर, साइमन इनवर्स सेंटीमीटर, साइमन इनवर्स मीटर,
मोहो इन्वर्स सेंटीमीटर, मोहो इन्वर्स मीटर, ये सारे यूनिट जो होते हैं ये आपके स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी के होते हैं। उसके बाद आया स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी, जिसको कप्पा बोला जाता है। और ये कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी का उल्टा होता है। रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस और रेजिस्टिविटी का उल्टा कंडक्टिविटी। आगे असल में तो R इक्वल टू रो L बाई ए, और कंडक्टिविटी का फार्मूला क्या हुआ ये आपको पता चल गया होगा कि K इक्वल टू 1 बाई रो होता है। तो R इक्वल टू रो L बाई ए, रो को इधर भेज दिया 1 बाई रो, R को उधर भेज दिया 1 बाई R, L बाई ए। तो 1 बाई रो को क्या बोलोगे, कंडक्टिविटी K, 1 बाई R को क्या बोलोगे, कंडक्टेंस G, और L बाई ए को क्या बोलोगे, सेल कांस्टेंट, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं G स्टार से। और ये जो यूनिट है, ये जो यूनिट आप अपने सामने देख रहे हैं, ये यूनिट है आपका किसका, कंडक्टिविटी, कप्पा का, जो रेजिस्टिविटी का उल्टा होता है। ओम इनवर्स सेंटीमीटर, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, मोहो सेंटीमीटर, ये यूनिट तो आप खुद बना सकते हैं, बस आपके ऊपर सोचने की बस देरी है कि किसका यूनिट कैसे होगा। रिलेशन अगर याद है तो यूनिट खुद बना सकते हैं। भाई रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या होता है, ओम सेंटीमीटर, तो कंडक्टिविटी का यूनिट क्या होगा, उसी का उल्टा, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, आप इस पर डेफिनेशन भी आपने दिखा दिया कि क्या होता है कंडक्टिविटी का डेफिनेशन। रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी का डेफिनेशन दोनों इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, इस पे बात करते रहेंगे। और जहाँ तक सेल कांस्टेंट की बात आई थी, तो सेल कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करते हैं जी स्टार से, और इसका फार्मूला क्या होता है, एल बाई ए। लेंथ और एरिया का जो रेशियो होता है वो सेल कांस्टेंट होता है, और इसका यूनिट होता है सेंटीमीटर इनवर्स होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसका फार्मूला क्या होता है, जी, इसका फार्मूला अगर कभी कोई पूछता है तो जी एल बाई ए तो होता ही जी स्टार, लेकिन कैसे निकालेंगे यूज करके फार्मूला ये होता है के इक्वल टू जी इंटू जी स्टार। आपको कुछ भी करना है, सेल कांस्टेंट निकालना है तो यही फार्मूले से लगाइएगा। आप चाहे के को लिख सकते हैं 1 बाई रो, और जी को लिख सकते हैं 1 बाई आर इंटू जी स्टार। आप इसी से आप इसकी वैल्यू निकालिएगा। ठीक है, आ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे, और इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे बात कर लेंगे, और इस तरीके से सेल कांस्टेंट वगैरह फाइंड कर सकते हैं। और जितनी भी सेल कांस्टेंट्स की वैल्यू होती है वह सेम सेल के लिए सेम ही होता है। दोनों रॉड जिंक का है तो सेम होगा, दोनों रॉड कॉपर का है तो सेम होगा, दोनों रॉड सिल्वर का है तो सेम होगा। और कभी भी कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट होता है। किसी भी कंसंट्रेशन पे, कोई भी कंसंट्रेशन आ गया उस पर डिपेंड नहीं करता है, इंडिपेंडेंट होता है। इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन चाहे जैसा भी हो उस पर डिपेंड नहीं करता है, चाहे जिंक सल्फेट है चाहे कॉपर सल्फेट है। कोई बोलता है कि जिंक सल्फेट का कंसंट्रेशन इतना है, कॉपर सल्फेट का कंसंट्रेशन इतना है, तो आप उस पर मत जाइएगा, क्योंकि सेल कांस्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पर डिपेंड नहीं करता है। तो ये कहानी हो गई, और ये आई होप आप सभी लोगों को ये लेक्चर आपको फाइनली अच्छे से समझ में आ गया होगा। और आज के लेक्चर में सबका रिलेशन और सबका इम्पॉर्टेंट है यूनिट। अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व करना चाहते हैं सभी लोग, तो यूनिट याद रखिएगा कि यूनिट क्या क्या सबका होता है, और इसी यूनिट से हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आप सभी लोगों को आज का लेक्चर ये समझ में आ गया होगा। और हम इस लेक्चर को यहीं तक रखेंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि अभी पहले इस फार्मूले को और इस यूनिट को आप सभी लोग अपने नोट्स में लिख लीजिए और याद कर लीजिए। और इसके बाद वाला जब लेक्चर स्टार्ट होगा, कल वाला लेक्चर स्टार्ट होगा, तब हम उसके बाद क्या करेंगे कि इसी के आगे की क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि इसके बाद वाला भी फार्मूला बेस्ड है। तो इसके बाद कल का लेक्चर भी फार्मूला होगा, उसके बाद हम सभी लोग लगाएंगे इसके न्यूमेरिकल हम लोग कल के बाद से लगाएंगे। क्योंकि अभी जो है आप सभी लोगों को पता है कि इसमें 1-2 फार्मूले और हैं जो इसको कंटिन्यू करेंगे, लेकिन आज के लेक्चर को तो यहीं रखना पड़ेगा, क्योंकि आज के लेक्चर में आप बस इतना ही नोट्स करके यूनिट और रिलेशन इसका याद कर लेंगे, और कैसा क्या यूनिट होता है ये पता कर लेंगे। और इसी लेक्चर को कल कंटिन्यू करेंगे, और कल जब कंटिन्यू करेंगे तो इसी के फार्मूले को आगे बढ़ाएंगे, और कल लास्ट होगा इसके फार्मूले का। उसके बाद हम मिलकर सभी लोग इस सारे क्वेश्चन को सॉल्व आउट करेंगे एक आसान तरीके से। ठीक है, तो आई होप आप सभी लोगों को आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। आज के लिए ही रखते हैं। नोट जरूर कर लीजिएगा सब लोग अपनी कॉपी में कहीं पर भी, और एक जैसा भी आप नोट्स बनाते हैं उसमें नोट करिएगा, और यूनिट सब लोग याद रखिएगा कि किसका क्या क्या यूनिट होता है। और आप सभी लोग मेरे केमिस्ट्री में आप मेरा एक पर्सनली नोट्स बना रहे होंगे, आप सभी लोग मेरे लेक्चर का आप नोट्स बनाइए, और यही नोट्स आपके बहुत हेल्पफुल होंगे लास्ट में, जो आपको बहुत मदद करेंगे। तो आज के लिए यहीं रखते हैं। थैंक यू सो मच डियर।